Hello students, welcome back with the video, and today we are going to do the sentence reordering which is from writing section and grammar section का पार्ट, जो सेक्शन बी होता है आपके क्वेश्चन पेपर का, उसमें हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग करने जा रहे हैं। सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब क्या? उसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जिसको हम प्रॉपरली रीअरेंज करते हैं। वो जम्बल्ड वे में इधर उधर होता है, विच यू कैन सी ओवर देयर ऑन द बोर्ड, जिसको हम रीअरेंज करते हैं और उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको तो हम सॉर्ट आउट करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ लेक्चर कि इसको करने से पहले आपको किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव एक छूट गया। तो ये सारे मिलाकर आपके टोटल हो गए 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आगे पीछे हो डजंट मैटर, बट दैट शुड बी 8, यू शुड नो अबाउट इट, उसका प्रॉपर यूज हो। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए आर्टिकल्स का यूज। तीसरी आपको पता होनी चाहिए डिटरमाइनर्स के बारे में। तो वो डिटरमाइनर्स क्या है? नाम से डरने की बातें हैं, घबराने की बातें हैं। डिटरमाइनर्स में आपका आ जाता है पॉसेसिव डिटरमाइनर, आर्टिकल डिटरमाइनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, न्यूमरल डिटरमाइनर, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर। ये सारे के सारे बहुत हद तक एडजेक्टिव में भी आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब जिस स्टूडेंट को पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी पकड़ है और डिटरमाइनर्स पे काम कर चुका है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये डिटरमाइनर क्या है, बिगिनिंग ऑफ स्टडीज ही होते हैं, 9-10 में आके एक रिहर्सल रिवीजन होता है, इनका नॉलेज हो जाएगा। यू विल बी वेल नोइंग हाउ टू अरेंज द सेंटेंस। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्ड का अरेंजमेंट। तो वर्ड्स का अरेंजमेंट में कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन कई जगह फ्रेजेस भी आपको मिलेंगे। तो फ्रेजेस क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। ज्यादातर फ्रेज में वर्ब्स नहीं होते, लेकिन वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, ठीक है। कई जगह वर्ब्स ही होते हैं। फ्रेज के कई रूप हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्बल फ्रेज, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। तो वो उसको डिटेल में हम बाद में करेंगे, बट उस पर हम टॉक करेंगे लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। बट इसको जानना बेहद ज़रूरी है, और इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जिस स्टूडेंट को रीअरेंजमेंट का तरीका थोड़ा सा सीख लेगा, दैट पर्सन कैन स्कोर एटलीस्ट 3 मार्क्स, क्योंकि 3 मार्क्स के होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। देयर आर 5 क्वेश्चंस रिटन हियर ऑन द बोर्ड, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारा इस क्वेश्चन में डिमांड क्या और कैसे अरेंज करेंगे। तो पहले हम वर्ड्स को पढ़ते हैं जो ऊपर दिया हुआ है। मैंने क्यों कहा है वर्ड्स? क्योंकि सिंगल सिंगल वर्ड्स अलग अलग दिए हुए हैं। द इंडियन इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स। जरा से इंग्लिश का अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश माने अंग्रेजों की बात हो रही है, फार्मर्स की बात हो रही है, उसकी एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है, और कहां के फार्मर्स की? इंडियन फार्मर्स की। तो अब आप ग्रुपिंग कीजिए, तो ग्रुपिंग करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टूड करना और करना। वो क्या? फार्मर्स हैं, कहां के फार्मर्स हैं? इंडियन फार्मर्स। तो दो आ गया, दो इंडियन फार्मर्स के साथ, राइट, द इंडियन फार्मर्स। उसके बाद अगला आ जाता है आपका एक और द का यूज। तो ये द चूंकि एक खास लोगों की बात हो रही है, दैट इज इंग्लिश की बात, तो फिर द इंग्लिश इसके साथ आ जाएगा। तो आपने 2 ग्रुप कर दिए, दोनों हो गए फ्रेजेस, फ्रेजल फॉर्म। क्या हो गया? द इंडियन फार्मर्स एक ग्रुप हुआ, द इंग्लिश एक ग्रुप हो गया। 2 ग्रुप में आपने बांट दिए। अब रह गया एक वर्ड एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट करने की बात हो रही है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण। तो किसने शोषण किया? अंग्रेजों ने किया ना। तो इसीलिए आपका सेंटेंस जब रीअरेंज होगा तो क्या हो जाएगा कि द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियन फार्मर्स। इस तरह से आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। तो अगर आप गौर करें तो मैंने ग्रुप में कैसे किया? मैंने ग्रुप में कर दिया, पहले इंग्लिश और द को मिलाकर एक ग्रुप बनाया, द इंग्लिश, और इसके बाद द इंडियन फार्मर्स का एक दूसरा ग्रुप बना दिया। तो द इंग्लिश एक ग्रुप हो गया, द इंडियन फार्मर्स दूसरा ग्रुप हो गया। दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने लगा दिया वर्ड एक्सप्लॉइटेड। वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, और बीच में आ गया वर्ब एक्सप्लॉइटेड, और इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। वो क्या बना कि द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियन फार्मर्स। एंड इस तरह से आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। इसमें ग्रुपिंग किसकी कर दी मैंने? आर्टिकल द के साथ मैंने कर दिया इंडियन फार्मर्स का, उसके बाद द आर्टिकल के साथ मैंने इंग्लिश का कर दिया,
और दोनों के बीच में एक वर्ब डाल दिया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बीच में आ गया वर्ब। इस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस आपका हो गया कि द इंग्लिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियन फार्मर्स, इट बिकम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। उसी तरह से मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसमें भी कुछ ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड इट। इसमें वर्ड थोड़े से बढ़ गए हैं, वो क्या है? हाइड्रोजन, नाउ, इलेक्ट्रिसिटी, इन द, वी, बॉम्ब्स एंड, आर, एज ऑफ। इसको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि एज ऑफ यानी आज के युग की बात है। ये युग क्या चीज से है? हाइड्रोजन और बॉम्ब का रिलेशन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स का सब लोग वाकिफ है, सारे स्टूडेंट्स। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये एज हाइड्रोजन बॉम्ब और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की है। और इस एज में कौन रह रहे हैं? तो हम रह रहे हैं, वी। तो सेंटेंस जब बनाएंगे तो सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होती है ना, तो इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है मुझे वी, वी माने हम, तो वी के साथ क्या लगाएंगे? वी आर, हम हैं। हम हैं कहां? इन द, आपको इन द दिख रहा है, और इन द क्या? इन द एज ऑफ। इन द एज ऑफ क्या? इन द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स। Am I right? तो इसी तरह से आपका वीडियो बनेगा, और वीडियो में जो आप देखेंगे सुनेंगे उसमें ये मैटर को करने का आपका सेंटेंस अरेंजिंग का तरीका आपको नजर आएगा। तो इस वीडियो में जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो है कि हाउ टू अरेंज वर्ड्स। और इसमें मैंने जब शुरू की तो क्या की कि वी से शुरू किया मैंने। तो वी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। सेंटेंस का फॉर्मेट है ना, सिंपल फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वी के बाद आ गया आर, हो गया हम हैं। हम हैं कहां है? हम हैं इन द क्या? इन द एज ऑफ। किस युग में? इस युग में। कौन से युग है? ये युग है इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स, या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बात आप कह सकते हो, है ना, वो दोनों रोटेट हो सकता है। द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। और इस तरह से आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। मैंने ग्रुपिंग जब की तो ग्रुपिंग क्या की? वी से शुरू की, क्योंकि पहले वर्ड को जब हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेते हैं अच्छा ये सेंस क्या दे रहा है मुझे। एंड सिंस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 9, 10, 11, 12, तो आप समझ सकते हो कि मेच्योरिटी ऑफ माइंड तो है, समझ की रखते हो आप लोग समझ, तो उसको समझते हुए कि जो सेंटेंस का सेंस जाता है वो हमें समझ में आ जाती है, और तब हम ग्रुपिंग्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन कि कैन बी, दिख रहा है? कैन बी टू ब्लेम्ड पर्सन्स द मर्डर फॉर। अब इसमें भी ग्रुपिंग करना होगा। यहां पे बात समझ में क्या आ रहा है? कैन बी माने किया जा सकता है, द मर्डर यानी किसी का मर्डर हो गया है, ब्लेम्ड यानी दोषी, पर्सन माने लोगों, और टू माने दो। तो सेंस जरा मिला है, तो सेंस कहीं ना कहीं लगता है कि दो लोगों को दोषी करार दिया जा सकने वाली बात हो गई। तो हम शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? तो टू पर्सन्स से शुरू कर सकते हैं हम लोग, isn't it? तो टू पर्सन्स ग्रुप कर दिया, टू पर्सन्स, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। कैन बी ब्लेम्ड, दोषी दिया जा सकता है या किया जा सकता है, तो कैन बी ब्लेम्ड। ठीक है, कैन बी ब्लेम्ड। अगर मोडल्स को ढंग से पढ़ा होगा तो ब्लेम्ड मेन वर्ब, कैन modal verb always followed with main verb, तो can be blamed for क्या? कि दो पर्सन को ब्लेम किया जा सकता है, किसके लिए? तो for the murder। ओके, just see it is okay। तो वहां ध्यान देना है आपको जो मैं बना रहा हूं, two persons can be blamed for the murder, और इस तरह से आपकी ग्रुपिंग हो गई और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन में आ रहा है टू द देयर आर कल्प्रिट मेनी क्लूज रियल पॉइंटिंग। इसको देख के लग रहा है ना कि पॉइंटिंग का मतलब इशारा कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कल्प्रिट की ओर। कैसा कल्प्रिट? रियल कल्प्रिट की ओर। और रियल कल्प्रिट की ओर कौन इशारा कर रहा है? तो बहुत सारे क्लूज, और क्लूज तो क्लूज की ओर
क्लूज रियल कल्प्रिट की ओर इशारा कर रहा है। तो देयर आर से शुरू करेंगे, क्योंकि देयर आर एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। देयर आर वहां है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। तो देयर आर मेनी क्लूज, ये आपका ग्रुप हो गया। देयर आर मैनी क्लूज। अब ये क्लूज किस बात के लिए? देयर आर मेनी क्लूज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया आपके, इट बिकम्स अ फ्रेज। देयर आर मेनी क्लूज, देयर आर मेनी क्लूज फॉर व्हाट? देयर आर मेनी क्लूज पॉइंटिंग, यानी इशारा करते हुए, पॉइंटिंग वर्ब आ गया, ये हो गया सब्जेक्ट पार्ट, ये हो गया वर्ब पॉइंटिंग का, POINTING। देयर आर मेनी क्लूज पॉइंटिंग, पॉइंटिंग क्या? पॉइंटिंग टू द रियल कल्प्रिट। ओके, तो पॉइंटिंग टू यानी के ओर, किसकी ओर? द रियल कल्प्रिट की ओर, रियल कल्प्रिट। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका मीनिंगफुल हो गया कि देयर आर मेनी क्लूज, ये आपका हो गया वर्ब, और टू इंडिकेट करता है टू पॉइंट आउट, और टू पॉइंट आउट क्या? ऑब्जेक्ट है द रियल कल्प्रिट। और इस तरह से आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। हम ग्रुप्स में कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, फ्रेजेस बनाकर। फिर इसके बाद लास्ट वन, द फाइंड मर्डरर हु रियल आउट इज। ठीक है, हाँ, तो द फाइंड मर्डरर, ठीक है, द फाइंड मर्डरर हु रियल आउट इज। इसमें सेंटेंस को अगर गौर से सुने, देखें आप स्टूडेंट्स, तो आपको लग रहा है ना कि फाइंड आउट की बात एक साथ आ जाती है। फाइंड आउट किसको? हु इज द रियल मर्डरर, यानी कि जो रियल मर्डरर है उसको। तो फाइंड आउट से शुरू करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट, पता करो। क्या पता करो? हु, ठीक है, हु आपका कहां से आ गया? डिटरमाइनर से। तो फाइंड आउट हु, और हु के बाद इज, कौन है, पता करो कौन है। कौन है क्या? द रियल मर्डरर, ठीक है, द रियल मर्डरर। और इस तरह से ये भी आपका एक सेंटेंस बन गया कि फाइंड आउट हु इज द रियल मर्डरर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने ग्रुपिंग इसको भी कर दी। वो क्या कर दिया आपने पकड़ लिया फाइंड वर्ड को, फाइंड आउट पता करो। क्या पता करो? हु इज, कौन है क्या? रियल मर्डरर। और रियल मर्डरर यानी कि ओरिजिनल जो खूनी है, और आर्टिकल उसके साथ लग गया, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल किसी और के साथ नहीं लग सकता। किसके साथ लगता है? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, यानी नाउन के साथ। तो द रियल मर्डरर, रियल हो गया एडजेक्टिव, मर्डरर हो गया नाउन, और आर्टिकल एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। और इस तरह से आपके सेंटेंस हो गए फाइंड आउट हु इज द रियल मर्डरर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वी हैव डन 5 सेंटेंसेस टू प्रेजेंट एन एग्जांपल हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स। उसकी थोड़ी सी वोकैब्युलरी हमें पता होनी चाहिए, मीनिंग हमारे पास होने चाहिए, वर्ड्स के ज्ञान होने चाहिए। एंड देन इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, तो हम हिंदी में वी कैन अरेंज इट, एंड व्हेन वी कैन अरेंज इट, तो वी कैन फ्रेम इट इनटू अ सेंटेंस इन इंग्लिश बाय ग्रुपिंग देम इन 2-3 पार्ट्स। और ये ग्रुप जब कर देते हैं तो इट बिकम्स मीनिंगफुल। तो दिस इज हाउ अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी इन एवरी सेक्शन, आइदर BB 9 हो, 10 हो, 11th हो या 12th हो। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस section also, writing and grammar section का, that is reordering of sentences. So students, next class, next video, we will be meeting with some new and next topic, and that would be in the next video. Thank you all.